नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। हर दिल में जीने की ख्वाहिश है और हर आंख में सुनहरे भविष्य का सपना। इसी सपने को साकार करने के लिए आदमी जी तोड़ मेहनत करता है और जब ख्वाब हकीकत नहीं बनता तो आदमी टूट सा जाता है, हजारों उलझने पाल लेता है। याद रखिए, हमारे फैसले, हमारे निर्णय ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखते हैं। करियर का मसला भी कुछ ऐसा ही है। इसे किसी इत्तेफाक अथवा किसी और की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी कैरियर से संबंधित समस्याओं को हल करने का बीड़ा जैन सैटेलाइट टेलीविजन ने उठाया है। हम प्रत्येक गुरुवार विभिन्न करियर के बारे में आपसे वार्ता करते हैं और हमारे बीच संबंधित विषय के विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आज का हमारा विषय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं और हमारे बीच मौजूद हैं कॉलेज ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स श्री राजीव चौहान और श्री कुलदीप चौहान। आप लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। आप लोगों में से अगर कोई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से संबंधित कोई सवाल हमसे करना चाहें तो हमसे टेलीफोन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 55652189 और 55652190। राजीव जी, मैं वार्ता को आगे बढ़ाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या है। देखिएगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से इंस्पेक्शन, सर्विसिंग और CFO सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्नेस जारी किया जाता है, जिसमें जहाज़ की उड्डयन योग्यता के विषय में मुख्य रूप से बताया जाता है। कॉलेज ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो आपकी गतिविधियां हैं, किस क्या क्या उस पर थोड़ा अपने जो कार्यकलाप हैं आपके कॉलेज जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिएगा, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है मुख्य रूप से आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में रेडियो नेविगेशन के फील्ड में स्पेशलाइजेशन देता है, जिसमें आपका संचार माध्यमों को विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया जाता है। संचार के विषय में, इसके विषय में आपकी सभी जानकारियाँ इसके तहत की जाती हैं, दी जाती हैं। कुलदीप जी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रम को कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी शैक्षिक अर्हता क्या है, उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए 10+2 12th लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रिक्वायर्ड होते हैं सब्जेक्ट, और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों का एग्रीगेट एटलीस्ट 50% होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स 10+2 क्लियर कर चुके हैं और 50% उनका एग्रीगेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है और इसमें प्रवेश किस तरह से होता है? जो इसका टोटल ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो 3 साल है, और 3 साल के ड्यूरेशन में इनका जो स्टूडेंट्स का जो टोटल इसको कोर्स को लिया जाता है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल इक्वल प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं। 3 साल के बाद में जो इसका चयन प्रक्रिया है विभिन्न संस्थानों का अलग अलग है। जैसे हमारा संस्थान जो है इसको प्रवेश परीक्षा के आधार पर लेता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने के साथ साथ में ऑल ओवर इंडिया से बहुत एप्लीकेशंस हमारे पास में आती हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट एक अच्छे स्टूडेंट्स को लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं। मेरिट बेस पे हमारे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और बाकी जो मिनिमम 50% एग्रीगेट दैट इज़ मस्ट। ओके। राजीव जी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से संबंधित कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान को चलाने के लिए क्या किसी तरह के अप्रूवल की आवश्यकता है? बिल्कुल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम को अप्रूव करते हैं, और एयरक्राफ्ट रूल्स 9034 और एयरक्राफ्ट रूल्स 9037 के अंतर्गत इस प्रोग्राम को अप्रूव किया जाता है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा, क्योंकि ये अपने आप में एक विशेष तरह का प्रोग्राम है जो कि ICO लेवल पर गवर्न होता है, और ICO लेवल पर गवर्न होने के कारण डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ही इसकी अप्रूवल देने के लिए सक्षम है। अन्य कोई संस्था इस तरह की अप्रूवल देने के लिए सक्षमता नहीं रखती है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के सिवा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है या बच्चों का जो सिलेबस है उसमें बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और क्या सिखाते हैं? हाँ, ये देखिएगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि विभिन्न उड्डयन संस्थानों में, विभिन्न उड्डयन
ट्रेनिंग संबंधित मेंटेनेंस संस्थानों में कि पाठ्यक्रम की एक रूपता होनी जरूरी है। उसका जो एक लेवल है वो लेवल एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। इसी को दृष्टि में रखते हुए सबसे पहले जो 3 पेपर इसमें दिए गए हैं, पेपर 1 में आपका एयरक्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है और सेकंड पेपर उसका जनरल पेपर है जिसमें आप सभी एयरक्राफ्ट से संबंधित सभी मेंटेनेंस सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है और थर्ड में जो फिर स्पेशलाइजेशन आ जाता है। टोटल पाठ्यक्रम जो है 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। लास्ट सेमेस्टर ओजेटी होता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर टोटल एयरक्राफ्ट रूल्स रेगुलेशन पर आधारित होता है और सिविल एयरवर्नेस रेगुलेशन CAR का इसमें अध्ययन जरूरी है। इस कोर्स को करने के बाद क्या बच्चों को रोजगार की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हाँ, देखिएगा, इस कोर्स को करने के बाद में सबसे अच्छी संभावनाएं ये होती हैं कि जैसे अमूमन ये देखा जाता है कि एक डिग्री पाठ्यक्रम है, लेकिन ये डिग्री पाठ्यक्रम नहीं है, ये अपने आप एक लाइसेंस पाठ्यक्रम है और लाइसेंस दिया जाता है। भारत सरकार एक लाइसेंस देती है, मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस दिया जाता है इसमें। और मतलब इसमें जैसे बाकी कोर्सेज में होता है कि उनमें डिग्री या डिप्लोमा आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें डिग्री डिप्लोमा ना देके एक लाइसेंस जैसे पायलट को दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का ये बिल्कुल एकदम लाइसेंस प्रोग्राम है और ये लाइसेंस प्रोग्राम ही अपने आप में इतनी विशिष्टता रखता है कि इसको लाइसेंस को ऑल ओवर वर्ल्ड में इक्वल वैलिडिटी के रूप में देखा जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको दे रहा है तो बाहर की कोई गवर्नमेंट इसको वैलिडिटी नहीं देगी, ऐसा नहीं है। इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया में उसी तरह से है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी तरह से है, सभी जो ICAO नॉर्म्स पर निर्धारित किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर जो हैं जितने भारतवर्ष में कह सकते हैं आप, इंडिया में कह सकते हैं, उतने ही रोजगार के अवसर सभी जगह पर मौजूद हैं। कितने इंस्टीट्यूट हैं भारत में जो मान्यता प्राप्त हैं उड्डयन मंत्रालय द्वारा, आप बता सकते हैं भारत में? हाँ, बिल्कुल। देखिएगा, 27 संस्थान डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, केवल 27 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। और 5 संस्थान जो आपके हैं वो एयर फोर्स के 5 संस्थान भी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। ये आवश्यक इस वजह से हो जाता है कि सभी मानक जो हैं बराबर बनाए रखे जाएं, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मानक बनाने बहुत आवश्यक होते हैं ताकि मानकों को, मेंटेनेंस को, इंस्पेक्शन को, प्रोसीजर्स को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्नेस उड्डयन योग्यता प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है, वो प्रमाण पत्र देने के लिए एक सक्षम होना, एक इंजीनियर का उस योग्य होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है ताकि वो विश्व में कहीं पर भी रहे, लेकिन उसकी सक्षमता के एक मानक निर्धारित किए गए, उसी के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। तो अजय जी, को एक मानक हमें बताएं अपने कॉलेज का, जैसे मानकों की आपने बात की। जी। तो प्रमुख मानक किसको हम रखेंगे उसमें? देखिएगा, मानक आप ये मानिएगा कि अगर जिस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्नेस जारी किया जाता है, C सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्नेस, उड्डयन योग्यता प्रमाण पत्र, तो उड्डयन योग्यता प्रमाण पत्र देने के लिए ये जरूरी है कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है वो उन सभी प्रक्रियाओं से होकर लाइसेंस को धारण करे जो मानक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार संपादित किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अभी आपने मेरे संस्थान CAT के बारे में पूछा, कॉलेज ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ के बारे में जानना चाहा है कि ये किस तरह से होगा, इसके मानक किस तरह से निर्धारित किए गए हैं। तो जहाँ तक मेरे कॉलेज के मानक के निर्धारण का प्रश्न है या दूसरे 27 कॉलेजों के मानक के निर्धारण का प्रश्न है, सभी एक रूप से किए जाते हैं जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूरी करने के उपरांत ही जारी किए जाते हैं। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होते हैं, उसी के अनुरूप होते हैं और उसी के द्वारा लगातार ही संचालित होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो मानक आज निर्धारित कर दिए गए हैं कल को वो अमेंडेड ना किए जाएं। इन मानकों को निश्चित रूप पर समय समय पर आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट्स किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है और जितनी भी आवश्यकता होती है उसको प्रोग्रेस पर लाया जाता है। कुलदीप जी, मैं एक आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे हैं, क्या वो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं और क्या उनके रहने के लिए हॉस्टल आदि की व्यवस्था इन कॉलेजेस में होती है? जी, जैसा आपने पूछा, दूरवर्ती क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं,
मुख्यतः से भी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से अभी निदेशक महोदय ने बताया कि विश्व स्तरीय ये प्रोग्राम होता है, तो चाहे गांव से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, सभी तरफ से विद्यार्थी जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं। और अधिकतर सभी संस्थानों के पास में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जैसा कि हमारे कॉलेज में भी है। हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स में गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सभी तरफ से अगर कोई दूर दराज से भी आता है तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल कराए जाते हैं। ये पूरी कितनी 3 वर्ष की अवधि का आपने बताया जी। इसकी क्या फीस टोटल बैठती है कोई बच्चा अगर करना चाहे? जिस तरीके से हमारे कॉलेज में है कि लगभग 1,25,000 रुपये टोटल 3 साल के ड्यूरेशन का जो ट्रेनिंग फ़ीस है, ये 3 साल के लिए 1,25,000 रुपये है। इसमें हॉस्टल का मैस, रेजिडेंस वगैरह जो है वो अलग से होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे संस्थान हैं पूरे हिंदुस्तान के 27 जो अप्रूव्ड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी का लगभग 10-20 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे रहता है। ऑलमोस्ट सभी की फ़ीस एक ही साथ की निर्धारित की हुई होती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण का स्तर क्या है? क्या आप इसका वो जी बनाते हैं? जी आर्य साहब, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनके अभिभावकों को ये मालूम रहता है, कुछ कन्फ्यूज़न उन लोगों को रहता है कि क्या इसका स्तर है, कहाँ पर इसको करने के बाद में इसकी एलिजिबिलिटी होती है, कहाँ का रोज़गार के साधन हम लोगों को प्राप्त होते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टैंडर्ड 2 दैट इज़ कॉल्ड ICAO स्टैंडर्ड 2, उसको लेकर इसके मानक पूरे किए जाते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के। और भारत के जो नागरिक उड्डयन महानिदेशक जो हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो इन मानकों को हिंदुस्तान में लागू कराने की एक संस्था है, वो एक अधिकारी हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इस पूरे प्रशिक्षण को ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसको लागू किया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस कारण जो एक कैंडिडेट है जिसने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ले ली है, लाइसेंस इशू हो चुका है, इस बेस पर वो दुनिया के किसी भी देश में एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क करने के लिए एलिजिबल माना जाता है, होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ जो इसके रोजगार के साधन हैं, जो रोजगार के अवसर जो हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा तक सीमित रह गए हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए इतना वाइड रेंज एक तरीके से आ जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, वहाँ के जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो FAA है, चाहे आपका CAA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी जैसे ब्रिटेन का है, तो CAA जो है वो DGCA इंडिया को उनके लाइसेंस को वैलिडिटी देता है। तो एक बच्चा जो यहाँ से क्लियर करके जाता है, ही कैन ज्वाइन, वो ब्रिटेन में भी ज्वाइन कर सकता है, USA में भी, दुनिया के किसी भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जा सकता है। यानी कि ऐसा समझें कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को करने के बाद बच्चों के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। हाँ, अवश्य। वो विदेशों में भी, अलग अलग देशों में एविएशन के क्षेत्र में अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। एक बैच में कितने बच्चों का चुनाव आप करते हैं? इसमें अधिकतम संख्या जो होती है पर बैच, जो मानक निर्धारित किए गए हैं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा, वो अधिकतम सीट संख्या एक बैच में 30 होती है, 30। तो कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है जो मान्यता प्राप्त है, वो एक बैच में सिर्फ 30 बच्चे ले सकता है, उससे ज़्यादा की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है। तो कम से कम जो स्तर है वो तो 30 से कम हो सकते हैं, लेकिन 30 से अधिक बच्चे एक बैच में नहीं हो सकता है। आज हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर, और वक्त है एक ब्रेक का। हम वापस आते हैं यहीं, आप मत जाइएगा कहीं। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. ऐसा स्वाद कि रहा न जाए, छोड़ूंगा नहीं। MDH किचन किंग मसाला। Here begins the era of royalty.
designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. Hey guys, Fanta! फैंटा पर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांस लेने से मुंह में कीटाणु घुस जाते हैं। तो मुंह बंद कर लो। म्यूजिक सुनने से कान के पर्दे फट भी सकते हैं और सूरज की रोशनी से आंखों पर असर पड़ सकता है। आंखें बंद कर लो। जानते हो तुम लोग कैसे दिख रहे हो? क्या यार तो लोगों की सुनोगे या सच की? फैंटा पियो, दिल खोल के जियो। जो हाथ लोगों की सेवा करते हैं वो उस मुंह से कहीं अच्छे हैं जो सिर्फ दुआ करते हैं। हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा विषय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं, और हमारे बीच मौजूद हैं एयरोनॉटिकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स श्री राजीव चौहान और श्री कुलदीप चौहान जी। अगर आप लोग किसी तरह का कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स हैं 55652189 और 55652190। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप और आपके छात्रों को इस पाठ्यक्रम के दौरान क्या किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कोई दिक्कतें पेश आती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है कि इस पाठ्यक्रम के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिएगा कि जहाँ तक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का सवाल है और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण हम लोग प्रदान कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो निश्चित रूप से हमको वो जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करना होता है DGCA द्वारा जो निर्धारित की जाती हैं। लेकिन उसके अनुरूप अगर हम ये जानना चाहें, ये मानना चाहें कि हम उन बच्चों को देने के लिए क्या क्या दे रहे हैं, किस स्तर का दे रहे हैं, तो हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ट्रेन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उनको लाइसेंस दे रहे हैं। तो नेचुरली सी बात है कि यहाँ पर हमको समस्याएं काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण में हम कोई भी उन समस्याओं का असर आने दें, ऐसा नहीं होता। उन सभी समस्याओं का निदान किया जाता है। हमारे डीजे महोदय उन समस्याओं को हमसे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, उनका समाधान करते हैं, और समाधान करने के साथ हमको प्रॉपर समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं, जिससे वो समस्याएं हमारी कुछ समय के लिए तो होती हैं लेकिन उसका बराबर उनके द्वारा निदान किया जाता है। आपने वर्ल्ड लेवल पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लाइसेंस की मान्यता की बात कही। जी जी। लेकिन जो आपकी मान्यता है जी, वो हमारे भारत में और बाकी देशों में क्या उसमें कोई फर्क है कि एक समान है सब जगह? हाँ, ये देखिएगा आपके जहाँ तक मान्यता की बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर होने का सबसे बड़ा इसका सबूत, एविडेंस आप कह सकते हैं कि वो होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड 2 लेवल का होना। इसका अपने आप में ICAO लेवल के मानकों को पूर्ण करना अपने आप में ये एक साबित करता है, ये सिद्ध करता है कि इसका प्रशिक्षण जो होता है विश्व स्तर से प्रशिक्षण होता है,
जिसके कारण जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा बच्चा होता है, जो हमारा स्टूडेंट होता है, वो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के तुल्य समतुल्य योग्य होता है और उसकी दृष्टि के हिसाब से वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री में काम करने के लिए सक्षम होता है और COF जारी करने के लिए सक्षम है। ये तो बात हुई दुनिया की और विश्व की। भारत में क्या संभावनाएं हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, देखिएगा, जहाँ तक भारत में संभावनाओं की बात आपने की कि दिन पे दिन विस्तार होता जा रहा है, उड्डयन क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जितनी तेज़ी से हमारा विकासशील राष्ट्र विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें उड्डयन क्षेत्र का अपना बहुत बड़ा महत्व है। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस चल रही है और काफ़ी नई उड्डयन कंपनियां इस क्षेत्र में आने जा रही हैं, जिससे काफ़ी उड्डयन कंपनियों के आने की वजह से यहाँ पर रोजगार की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही ये भी हो रहा है कि विदेशी बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पर अपने प्रतिनिधि अपॉइंट कर रही हैं, अपने प्रतिनिधियों को अपॉइंटमेंट दे रही हैं, जिसके कारण होता ये है कि वो यहाँ के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को अपॉइंट करते हैं और उसके बाद में उनको रोजगार देते हैं। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। राजीव चौहान जी, हमारे बीच एक दर्शक हमारे मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज? अनिल बोल रहा हूँ जी, मैं गाजियाबाद से। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो है इसको करने के बाद में AME कोर्स को करने के बाद में जॉब की क्या कंडीशन है और कितने पैसे तक का कितने जॉब मिल जाएगा? अनिल जी हैं गाजियाबाद से, वो जानना चाहते हैं कि AME का लाइसेंस लेने के बाद जॉब की क्या स्थिति है और लगभग शुरुआत में बच्चे को कितना पारिश्रमिक या वेतन इसमें प्राप्त होता है। राजीव जी। देखिएगा अनिल साहब, ऐसा है जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, आप सुन भी रहे होंगे कि इसमें जॉब की बहुत ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं और अच्छी संभावनाओं से आप तात्पर्य ये लगा सकते हैं कि जहां पर हमारे 27 कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा प्रमाणित अप्रूव्ड, उसमें से 30 मैक्सिमम बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, तो लिमिटेड कैंडिडेट्स को हम लोग लाइसेंस जारी करते हैं, जो भारत सरकार जो है लाइसेंस देता है उसमें। तो कैंडिडेट जो है बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं, जिससे जॉब की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मार्केट में रोज़गार काफ़ी ज़्यादा है। रोज़गार काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कैंडिडेट कम है, इस वजह से जो इनका वेतनमान है काफ़ी अच्छा होता है। वेतनमान आप न्यूनतम ये मान लीजिएगा कि 25,000 रुपये पर मंथ से शुरू होता है एक लाइसेंसधारी इंजीनियर का। अनिल जी, हम समझते हैं कि आपकी शंका का, आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। आपने हमें फ़ोन किया, हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं अगला सवाल कुलदीप जी आपसे करना चाहता हूं कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम क्या किसी अधिनियम के तहत भी गवर्न होता? जी, इसमें इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है, जिसके तहत इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के 133B सेक्शन और 61 जो 133B जो है वो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आता है, जिसमें कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी उसका एक पार्ट होते हैं। तो इसका जो अधिनियम आता है 1934 एक्ट के अंडर रूल्स 1937 और उसमें 61 सेक्शन एंड 133B सेक्शन, इसलिए जो भी कुछ इसका कार्यकलाप होता है कि अप्रूव्ड संस्थान का जो कार्यकलाप होता है वो इसी सेक्शन, इसी अधिनियम, इन्हीं सब रूल रेगुलेशंस के मुताबिक ही फॉलो किया जाता है। और जब तक उसका जो भी मानक, जो आपने जैसे मालूम किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो उसके मानक होते हैं वो किसके तहत होते हैं, तो ये सब मानक इन अधिनियम और इन रूल रेगुलेशंस को ही फॉलो करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन लेते हैं। कुलदीप जी, अधिनियम पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे बीच लखनऊ से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी। हेलो हेलो। लगता है उनका फ़ोन का संपर्क हमारा टूट गया। जी, हम अधिनियम पे बात कर रहे थे कुलदीप जी। जी, तो इसमें ऐसा आता है कि जब अधिनियम के लिए हम लोग बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत ये आता है, तो जो भी मानक इसमें महानिदेशक से सिविल एविएशन जो होते हैं वो मानक निर्धारित जो किए जाते हैं वो एक्ट और अधिनियम रूल्स के तहत ही 1937 और 1934 सेक्शन के आधार पर ही किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक पार्ट होता है CAR, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स कहलाता है। जितना भी पाठ्यक्रम, जैसा कि अभी राजीव सर ने भी बताया इस चीज़ के लिए कि
जो पाठ्यक्रम होता है, जो पहला पेपर होता है, वो बेस करता है रूल एंड रेगुलेशंस को। और रूल एंड रेगुलेशंस सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट जो होता है इसका एक पार्ट होता है। तो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत ही बच्चों की ट्रेनिंग, जो स्टूडेंट्स की जो ट्रेनीज़ की ट्रेनिंग होती है वो बेस करती है, और CAR के मुताबिक ही पॉइंट टू पॉइंट जो अप्रूवल की अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो मानक होते हैं, वो सब CAR के मुताबिक होते हैं। कुलदीप जी, हमारे लखनऊ वाले दर्शक हमारे बीच फिर से हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाँ जी, यूपी। हेलो हेलो। बोल रहा हूँ। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, तभी हम आपका सवाल ठीक से सुन सकेंगे। आप अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कीजिए, तभी हम आपका सवाल ठीक से सुन सकेंगे, प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लखनऊ से हृदय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं लखनऊ से हृदय बोल रहा हूँ। जी अजय जी बोलिए, अपना सवाल कीजिए प्लीज, हम आपको सुन रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपी में कितने अप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन और कितने हैं? अच्छा, यूपी में कितने अप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन और हैं? अजय जी अभी आपको बताते हैं। ये पूछना चाहते हैं, लखनऊ से अजय जी हैं, कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त और कितने कॉलेज संचालित हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि पूरे हिंदुस्तान में 27 संस्थान जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इसमें उत्तर प्रदेश में आप 2 संस्थान ले सकते हैं, जिसमें कि एक कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है, और एक संस्थान आपका लखनऊ में है। तो ये उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही संस्थान हैं, और बाकी अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ संस्थान और हैं, जिसकी अगर यदि आप कोई डिटेल चाहते हैं तो आप कॉलेज पर संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज आपको वो लिस्ट अवेलेबल करा देगा। आप अपना एक लेटर वगैरह लिखकर भेज दीजिएगा कॉलेज पर, आपको पूरी के सभी संस्थानों की एक लिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। या आप डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सफदरजंग एनक्लेव पर वहाँ पर बात कर सकते हैं, DGC ऑफिस में, वहाँ से आपको लिस्ट अवेलेबल हो सकती है। एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहूँगा आपको अजय साहब कि ये आपका जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आता है, जो एक टाइम्स की मैगजीन है कंपटीशन से रिलेटेड, इसका अगस्त 2003 का एक एडिशन आया हुआ है, जो अभी पिछले 2 महीने पहले का है। उसमें कैरियर करके एक इन्होंने स्पेशल फीचर दिया था, उसमें सभी संस्थानों का लिस्ट अवेलेबल की गई है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के अगस्त 2003 के अंक में, और उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में भी डिटेल से बताया गया है, जिसमें हम जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के एडिटोरियल जो डिपार्टमेंट था उसका सभी इन्फॉर्मेशन वो हमसे ले चुके हैं। अजय जी आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। और अब वक्त है एक ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से संबंधित आप कोई सवाल हमसे करना चाहें तो हमारे टेलीफोन के नंबर हैं, हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर हैं 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी, और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदती थी। शीना के बाल लंबे हों इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। मैंने पाया सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण, जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। सिम्को एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू, एक्स्ट्रा हर्ब्स, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमबीएच दंत मंजन करना ना भूलें। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers.
कंपनी का किनले ड्रिंकिंग वाटर, बूंद बूंद में विश्वास। नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। पेश है अभी तक की खास खबरें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीरपदा में मजदूरों के बीच आपसी लड़ाई में 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि घटना का कारण कुछ दिनों से मजदूर संगठन ईंटक और सीटू के बीच तनाव बताया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 7 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। नैना साहनी हत्याकांड की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने मामले के मुख्य अभियुक्त सुशील शर्मा की सजा पर फैसला आज एक बार फिर शुक्रवार के लिए टाल दिया। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 72 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 28 अनुसूचित जाति, 5 महिला और 21 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। 4 राज्यों में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी करने के बाद ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि संसद का शीतकालीन अधिवेशन 2 से 23 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 5 जवान भी घायल हो गए हैं। वहीं मुठभेड़ की एक दूसरी वारदात में सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कटक में खेले जा रहे टीवीएस कप त्रिकोणीय सीरीज में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 41वें ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। पारी की शुरुआत सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने किया। सचिन मात्र 14 रन बनाकर ही आउट हो गए। अभी तक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा विषय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। और हमारे बीच मौजूद हैं एयरोनॉटिकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स श्री राजीव चौहान और श्री कुलदीप चौहान। अगर आप हमसे किसी तरह का कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स हैं 55652189 और 55652190। कुलदीप जी, मैं अपनी चर्चा को जारी करना चाहूँगा कि प्रशिक्षण का जो तरीका है, प्रशिक्षण करके देने वाले जो लोग हैं, जो आपके फैकल्टी में आते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आप इसको करते हैं। आपके कॉलेज में क्या इसका स्तर है और किन किन बातों का आप इसमें ध्यान रखते हैं? जी, इसमें जो स्तर होता है, जो प्रशिक्षक का, जो इंस्ट्रक्टर्स का स्तर होता है, वो भी अपने आप में एक तरीके से उन्हीं मानकों के आधार पर होता है जो मानक बाकी सभी चीज़ों के लिए कि क्या क्या हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या ऑपरेटर्स होने चाहिए, टूल्स, वर्कशॉप, वर्क लैब जितनी भी हैं, उसी के तरह तरीके से
जो फैकल्टीज़ का, जो इंस्ट्रक्टर्स का, हम लोगों की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्टर्स कहा जाता है, कि जो इंस्ट्रक्टर्स का एक स्तर होता है वो उसी को फॉलो किया जाता है, मानकों के आधार पर होता है। जिसमें मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो मुख्य स्तर पर किसी भी संस्थान के लिए जो अप्रूव्ड है डायरेक्टर जनरल से, उसके लिए जो स्तर होता है वो एक चीफ इंस्ट्रक्टर का सबसे ऊपर का प्रशिक्षक होते हैं, वो जो मुख्य प्रशिक्षक कहलाते हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर होते हैं। चीफ कुलदीप जी, माफ कीजिए, प्रशिक्षकों के स्तर पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे बीच लखनऊ से एक और हमारे दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, मैं राजेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। मुझे हेलो। क्वेश्चन पूछना है हाँ, पूछिए। कि ये जो एमई कोर्स है, ये डिग्री के बराबर? हेलो। हाँ, हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो एमई कोर्स है जी, ये क्या डिग्री लेवल के बराबर है? हम इसी बात को आपसे फिर से आपको बताना होगा। हमारे दर्शक हैं लखनऊ से, वो पूछना चाहते हैं कि क्या डिग्री के बराबर है। कुलदीप जी, उसको रिपीट कर दीजिए, आपने अभी पहले बताया भी था। जी, देखिए वर्मा जी, जिस तरीके से अभी आपको बताया गया था कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो है ये एक लाइसेंस प्रोसीजर होता है, ये एक लाइसेंस कहलाता है। जिस तरीके से पायलट का लाइसेंस होता है SPL, PPL, CPL, जैसे स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसी तरीके से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस होता है। इसका स्तर ना तो कोई डिप्लोमा होता है, ना ही इसके स्तर कोई डिग्री होता है। जिस तरीके से पायलट के लिए, पायलट बनने के लिए PPL, CPL, SPL लेने आवश्यक होते हैं, उसी तरीके से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है। और जो जैसा कि आपने अभी मालूम किया था कि इसमें डिग्री के लिए है, तो डिग्री का जो ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन 3 साल है। इसीलिए इसको भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लाइसेंस इशू करती है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस कहलाता है। वर्मा जी, आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। हमारे को दर्शक हमारे बीच मेरठ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हम सत्येंद्र बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हम सत्येंद्र कुमार मेरठ से बोल रहे हैं। हाँ सत्येंद्र जी, बोलिए। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये क्वालिफिकेशन सर ने बताई जी कि अभी 10+2 में चाहिए, जी, PCM में 50%। जी। हेलो सर। हाँ, आप अपना सवाल करिए, हम आपको सुन रहे हैं। तो ये जो क्या हम डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उसके बाद भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सर? ये हेलो सर। सत्येंद्र जी, हमने आपके सवाल को सुना। मैं आपका सवाल कुलदीप जी को रेफर कर रहा हूँ। आप कृपया बताएं, ये चाहते हैं कि क्या 10+2 के बाद हम कोई डिप्लोमा भी इन्होंने किया हुआ है कि उसके बाद भी क्या इसमें आ सकते हैं? सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आपने अभी मालूम किया कि इसमें जो 10+2 12th लेवल को PCM ग्रुप को 50% एग्रीगेट इसके लिए ज़रूरी होता है, इसी तरीके से डिप्लोमा होल्डर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि उसमें उन लोगों का कम से कम जो टोटल एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज है वो 50% होना आवश्यक है। यदि 50% उसका टोटल का पासिंग परसेंटेज नहीं है डिप्लोमा का, तो वो विद्यार्थी इसमें, वो उम्मीदवार इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो डिप्लोमा धारक भी, वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, उसका डिप्लोमा यदि है तो वो भी समकक्ष इक्विवेलेंट माना जाता है 10+2 के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो DGCA जो उनके अपने मानक निर्धारित करते हैं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सत्येंद्र जी, आपने फ़ोन किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग है, ये बाकी जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनसे किस तरह अलग है? हाँ, देखिएगा, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जो है, आपसे चर्चा करेंगे। एक और हमारे दर्शक मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी। निशा from Meerut. हाँ निशा, बोलिए, अपना सवाल कीजिए। I want to ask about the pilot facilities during this course. Hello sir. जी, हम आपको सुन रहे हैं, प्लीज अपना सवाल कीजिए। During this course, would you provide facilities for piloting or not? ये कुलदीप जी, आप इसमें प्रकाश डालिए। निशा जी जानना चाहती हैं कि इसकी अवधि में हम इसको बताइए। क्या इसमें देखिए, फ्लाइंग का इन्होंने मेरे ख्याल में मालूम किया है कि फ्लाइंग कोई फैसिलिटी दिया जाता है। फ्लाइंग का फैसिलिटी निशा ऐसा है कि फ्लाइंग फैसिलिटीज़ इसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए फ्लाइंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी यदि कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा कुछ इसमें बेनिफिट चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि जब तक SPL, PPL, CPL नहीं होता है तब तक उस फ्लाइंग का कोई यूज़ होता है। क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने जॉब कैरियर के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए यदि आप CPL, AME कर रहे हैं तो सिर्फ AME ही करें, CPL कर रहे हैं, पायलट के लिए जाते हैं तो अपनी लाइन वो ही चुनें आप।
बशर्ते इतना ज़रूर है कि यदि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनको एक फ्लाइंग का जस्ट आप लोग एक एक्सपीरियंस चाहते हैं कि सर कैसा लगता है फ्लाइंग करना, तो वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है और की जा सकती है। निशा जी, आपने टेलीफोन किया, आपके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम समझते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। राजीव जी, अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने पूछा कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग दूसरे इंजीनियरिंग से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग दूसरे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से आप डिफरेंट कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस, उड्डयन योग्यता प्रमाण पत्र देने का राइट केवल AME होल्डर को होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ही इंस्पेक्शन करने के बाद में और उसका पूरी उड्डयन योग्यता को देखने के बाद में COFA जारी कर सकता है, जबकि दूसरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं दिया जाता जिस तरह का अधिकार AME लाइसेंस धारक को भारत सरकार प्रदान करती है। क्या इस कोर्स को करने के बाद जो बाकी इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम हैं उनमें किसी तरह की कोई छूट या प्राथमिकता मिलती है इन बच्चों को? हाँ, देखेगा, जैसे AME पाठ्यक्रम करने के बाद में आप कह सकते हैं कि क्या दूसरे पाठ्यक्रम में छूट मिल सकती है। इसमें मैं आप एक बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे AME RN सेक्शन है, रेडियो नेविगेशन एक स्ट्रीम कहलाती है इसमें, तो इसमें RTR मस्ट होता है, रेडियो टेलीफोनिक ऑपरेटर्स मस्ट होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है जो कि आपको संचार मंत्रालय से लेना होता है। और इसी तरह से PPL के लिए या CPL के लिए RTR मस्ट होता है। तो अगर आप AME में RN स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं तो आप RTR लाइसेंस ले लेते हैं, जिसको करने के बाद आप PPL के लिए और CPL के लिए भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए या कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर। और अगर आप हमसे किसी तरह का कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स हैं 55652189 और 55652190। अब वक्त है एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं यहीं, आप मत जाइएगा कहीं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. সবাইকে लिए ঠান্ডা লাও তো। এই नो ठंडा, उसमें गड़बड़ है। वही लोग बोला ना। कल वही लोग बोलेगा बाल काटना खराब है तो पूरा फैमिली को हिप्पी बनाएगा और हावड़ा ब्रिज पे अप डाउन कराएगा। कोई बोलेगा कपड़ा पहनना खराब है तो कपड़ा उतर के नंगा। ए बिंदु, बेशी बॉक बॉक मत करो, लोग बोलता है यार दे फूल। এই যে মাথা ইউজ করো মাথা। 100 साल पुराना कंपनी है, 200 कंट्री में लोग ठंडा पीता है और देवपुर। अरे बाबा, लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, टेस्ट। ए यू, रिटर्न। इंडिया इंग्लैंड सबका लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, बोला है ओके है, फिट है। फिर हाँ, फिर हमको टेस्ट करेगा। देख पागल একটা। ठंडा है। ए बिंदु, ए मेरी मिष्टी बिंदु, ए मेरी चौटपॉटी बिंदु, मैं मान गया सच सच है तेरी बात, तुम मुझे ठंडा पिला दे। ठंडा ला रे, तुम मुझे ठंडा पिला दे। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance.
आपका हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर, और हमारे बीच मौजूद हैं कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स श्री राजीव चौहान और श्री कुलदीप चौहान। हम इनसे बात करते हैं। उससे पहले हमारे टेलीफोन दर्शक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, लगता है उनसे संबंध विच्छेद हो गया है। हम चर्चा करते हैं कुलदीप जी कि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा दिया जाता है, लाइसेंस जो इसका होता है। और इसके साथ ही जैसा कि आपको अभी बताया गया कि C/A सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, जिसको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट कहा जाता है, फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेट एक दूसरा होता है, FRC जिसको कहते हैं, कि ये सभी प्रकार की चेक जो इसके एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी ओवरहॉल, उसको चेक करने के बाद में वो अथॉरिटी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होल्डर जिसके पास वो लाइसेंस है वो ही दे सकता है। जबकि एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होता है, जो BE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यदि कोई कैंडिडेट किए हुए है, तो उसके पास में ये राइट नहीं होता है कि वो C/A या एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट या फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेट इशू कर सके। बहुत अच्छी जानकारी आपने कुलदीप जी दी, और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे पास मेरठ से हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, दिस इज विंकी जैन। हाँ विंकी बोल। आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज OJT प्रोग्राम? जी, OJT प्रोग्राम ये जानना चाहते हैं कुलदीप जी कि OJT प्रोग्राम के बारे में बताइए। जी विंकी, OJT जो होता है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम कहलाता है। इसमें एक विद्यार्थी जब प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण ले रहा होता है संस्थान में, मान्यता प्राप्त संस्थान में DGCA द्वारा, उसके बाद में एक थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल करने के बाद में एक पीरियड आता है 6 महीने का, जिस 6 महीने में उसको OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है, उसे OJT कह लेते हैं। वो थ्योरी से और इस प्रैक्टिकल जो आपकी वर्कशॉप प्रैक्टिकल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचे स्तर का होता है। मैं राजीव जी एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि विमानन कंपनियां AME धारक को किस तरह से अपने साथ इंगेज करती हैं, कि उनका तरीका क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़ने का? कृपया संक्षेप में आप बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि विमानन कंपनियां जो हैं 2 तरह से इसमें अपने साथ लगाती हैं AME होल्डर्स को। एक तो आप जहाज़ पर ले लीजिएगा, एयरक्राफ्ट के ऊपर ले लीजिएगा, दूसरा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में ले लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी वर्कशॉप के अंदर AME होल्डर्स को लिया जाता है, और जहाँ पर उसको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जारी करता है AME होल्डर, उसी तरह से आपका जो एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है वहाँ पर भी AME होल्डर को लिया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी राजीव जी आपने दी, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने चर्चा की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर, और हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हुए एरोनॉटिकल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स श्री राजीव चौहान और श्री कुलदीप चौहान। आप लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोग व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे बीच मौजूद हुए, और धन्यवाद व्यक्त करता हूं आपका भी कि आपने अपना समय निकालकर हमें टेलीफोन्स किए। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आप हमसे ऐसे ही फ़ोन करते रहेंगे। और एक ईमेल हमें मिली है मुजम्मिल हुसैन सहारनपुर से तथा अभिनव शर्मा चंडीगढ़ से। इन्होंने हमें लिखा है कि उनके दोस्त थे, उनका बुरा चाहने लगे हैं, उन्होंने वक्त पड़ने पर उनकी मदद की, लेकिन अब वे उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। उनके लिए 2 लाइनें डॉक्टर नवाज देवबंदी की कि जो है चराग की ज़िंदगी उसी ज़िंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है जो रोशनी के खिलाफ है, इसे जला दिया उसे बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज़ था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। और वो है बेवफा, वो है बेवफा तो वफा करो, ना हो असर तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। अगले सप्ताह हम मिलेंगे एक नए कैरियर और उससे संबंधित विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH